जय भीम इंडिया न्यूज में मैं पूनम काले आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पे। नांदुरा शहर में महाराष्ट्र से गुजरात स्थानांतरित किया हुआ फॉक्सकॉन वेदांत परियोजना महाराष्ट्र में वापस लाने के लिए नांदुरा तहसील में संभाजी ब्रिगेड द्वारा तहसील अध्यक्ष अमर पाटिल और उनके सहयोगी शिवसेना नांदुरा तालुका अध्यक्ष ईश्वर पांडव के नेतृत्व में कई पदाधिकारियों की उपस्थिति में रास्ता रोको आंदोलन किया गया। जब तक फॉक्सकॉन परियोजना वापस महाराष्ट्र में स्थानांतरित नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। चक्का जाम होने के कारण सभी पदाधिकारियों को नांदुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रकल्प महाराष्ट्रात आलाच पाहिजे। महाराष्ट्रात होणारा फॉक्सकॉन वेदांत प्रकल्प हा 1,58 कोटी हजाराचा प्रकल्प जो महाराष्ट्रात होणार होता, हा प्रकल्प आज दुर्दैवाने महाराष्ट्रातून गुजरातला हलवण्यात आलेला आहे। हा महाराष्ट्रावर खूप मोठा अन्याय आहे। वाढती बेरोजगारी हा महाराष्ट्राचा ज्वलंत मुद्दा असल्यावर देखील असा 1 लाख लोकांना रोजगार देणारा प्रकल्प हा महाराष्ट्रातून बाहेर जाते म्हणजे हिंदू युवकांनी का फक्त दहीहंड्याच फोडायच्या काय, असा आमचा संभाजी ब्रिगेड सवाल राज्य सरकारला आहे। हा प्रकल्प महाराष्ट्रात परत आला पाहिजे। हा सेमीकंडक्टर बनणारा प्रकल्प जर महाराष्ट्रात परत आला नाही तर आम्ही संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रावर याच्यापेक्षा तीव्र आंदोलन करून आम्ही जाहीर करतो। फॉक्सकॉन वेदांत प्रकल्प महाराष्ट्रात आलाच पाहिजे। देश की ब्रिगेड, देश की ब्रिगेड। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर साहित्य परिषद ने औरंगाबाद में आयोजित प्रथम फुले शाहू आंबेडकर साहित्य सम्मेलन का आयोजन मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर में रविवार 25 सितंबर को होगा। ऐसी जानकारी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर मोहन सौंदर्य ने दी। उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम में सभी अपने परिवार सहित उपस्थित रहे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर साहित्य परिषद औरंगाबादच्या वतीने पहिले फुले शाहू आंबेडकर साहित्य संमेलन औरंगाबाद येथील मौलाना आझाद संशोधन केंद्र टीव्ही सेंटर रोड औरंगाबाद येथे आयोजित केलेले आहे। हे संमेलन दिनांक 25 सप्टेंबर 2022 रोजी संपन्न होत आहे। या कार्यक्रमामध्ये सकाळी 9 वाजता उद्घाटन होईल व तदनंतर 12 वाजता भारतीय संविधान आणि देशाचे विद्यमान पर्यावरण ह्या विषयावर परिसंवाद आयोजित केलेला आहे। तसेच दुसरा परिसंवाद हा परिवर्तनवादी जाणीवाच्या साहित्याची भूमिका शक्तिशाली की डळमळीत हा असून यानंतर महनीय व्यक्तीचा सत्कार आयोजित केलेला असून या कार्यक्रमाची सांगता कवी संमेलनाने होईल। तरी मी सर्व नागरिकांना आवाहन करतो की या साहित्य संमेलनाला सर्व सहकुटुंब सहपरिवार उपस्थित राहावे व कार्यक्रमाची शोभा वाढावी। उच्च न्यायालय के खंडपीठ कोल्हापुर में हो, इस मांग को लेकर पिछले 30 सालों से वकील संगठन आंदोलन कर रही है। कई बार विधायक सांसद मुख्यमंत्री को निवेदन दिया लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। इस पार्श्वभूमि पर कोल्हापुर न्याय सभागृह में महाराष्ट्र गोवा बार काउंसिल के उपाध्यक्ष एडवोकेट विवेक घाटके इनके अध्यक्षता में वकील संगठनों की बैठक संपन्न हुई और आने वाले 7 अक्टूबर को सभी जिले में एक दिन के लिए कोर्ट का काम बंद करने का निर्णय लिया है। साथ ही इसके बाद भी कोई असर नहीं होता तो वकील परिषद लेकर कोर्ट का काम अनिश्चित काल के लिए बंद करने का निर्धार व्यक्त किया। इस बैठक में कोल्हापुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरीश खड़के, पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट शिवाजी राणे तथा अन्य वकील संगठन के पदाधिकारी बड़ी तादाद में मौजूद थे। काय ह्या राजकीय मंडळींना कमी पडतंय की कोल्हापूरला खंडपीठ का होऊ नये। इतके दिवस आपण पोटतिडकीला सांगतोय, आपण आपल्यासाठी काय म्हणत नाही। आपण जे लिटिगन्स आहेत, जे पक्षकार आहेत, त्यांच्यासाठी हा लढा उभा केलेला आहे आणि त्या पक्षकारांची मतं मात्र तुम्ही राजकीय मंडळींना हवी आहेत, परंतु त्या पक्षकारांचं हित आपल्याला नको आहे हे मला समजत नाहीये। 19 जुलै 2022 रोजी चीफ जस्टिसने आम्हाला शेवटचं पत्र पाठवलंय की मुख्यमंत्र्यांची भेट झाल्यानंतर सर्किट बेंच बाबतीतचा अंतिम निर्णय घेण्यात येईल। मुख्यमंत्र्यांची भेट मागण्याचा आम्ही गेले 2 महिने अगदी कसोशीने प्रयत्न करतोय, पण राजकीय अनास्था आहे। आम्ही नाराज आहे राजकीय यांच्या निर्णयावर। मुख्यमंत्र्यांनी भेट दिल्यास हा प्रश्न ताबडतोब चीफ जस्टिसशी बोलून हा प्रश्न अंतिम निर्णायक टप्प्यावर असताना राजकीय लोक जर भेटत नसतील
तर ह्या बैठकीत 6 जिल्ह्याच्या बैठकीत शासनाविरुद्ध नाराजी व्यक्त करण्यात आलेली आहे. असताना सुद्धा राजकीय लोकांचं ह्याकडे दुर्लक्ष आहे. याच्यासारखं दुर्दैव आम्हाला वाटत नाही. आम्ही आता थकलेलो आहोत. मी तर म्हणतो, मी वकील प्रवेश केल्यापासून हा प्रश्न हा जिवंत आहे. या प्रश्नाची सोडवणूक झाली पाहिजे. 6 जिल्ह्यातल्या जनतेला जलद व स्वस्त न्याय मिळण्यासाठी सर्किट बेंचची स्थापना लवकर करावी, ही राजकीय लोकांना व न्यायव्यवस्थेला माझी नम्र, खंडपीठाचा अध्यक्ष म्हणून माझी नम्र विनंती राहील. तुमची नाराज यानंतर जर मुख्यमंत्र्यांनी येत्या काही अर्धा दिवसात नाही भेट दिली तर परत 6 जिल्ह्याची बैठक घेऊन अंतिम निर्णायक लढा पुकारण्यासाठी सर्व 6 जिल्ह्यातील अध्यक्ष व सिनियर वकिलांनी निर्धार केलेला आहे. पुन्हा एकदा रस्त्यावरची लढाई लढणार का? पुन्हा एकदा रस्त्यावरची लढाई व निर्णायक लढाई लढण्याचा निर्धार आज रोजी या बैठकीत करण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांना तुमच्या कोल्हापुरात आल्या 1 महिन्यापूर्वी कोल्हापुरात आले त्यावेळी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना आम्ही शिष्टमंडळानं भेट दिलेली आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना आम्ही पत्रव्यवहार केलेला आहे. तरी देखील आम्हाला त्या पत्राचे अद्याप उत्तर नाही आणि मुख्यमंत्र्यांनी भेटीचं निमंत्रण आम्हाला दिलेलं नाही. नाचनगांव स्थित यशवंत हाई स्कूल में बच्चों को खराब पोषण आहार दिए जाने की चौंकाने वाली जानकारी को लेकर शिवसेना ने स्कूल पर धावा बोल दिया और पोषण आहार के लिए पकी हुई खिचड़ी का वितरण बंद कर दिया। इसकी शिकायत शिवसेना के सतीश बोरसे पाटिल और कैकाड़ी से की गई थी। 22 सितंबर को शिवसेना के एक प्रतिनिधि मंडल ने स्कूल का दौरा किया और वहां अनाज का निरीक्षण किया। मुख्याध्यापक का स्कूल पर ध्यान नहीं और वो बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हैं। इसीलिए शिवसेना के सतीश बोरसे पाटिल ने स्कूल प्रशासन को चेतावनी दी कि वो शिवसेना वरिष्ठों से खराब पोषण आहार मिलने की शिकायत करेंगे और इसके विरोध में शिवसेना स्टाइल में आंदोलन करेंगे। यशवंत हायस्कूल नाचनगाव इथे शालेय पोषण आहाराबद्दल आलेल्या तक्रारीनुसार शिवसेना नाचनगावच्या वतीने आम्ही शाळेला प्रत्यक्षात भेट दिली। प्रत्यक्षात भेट देत असताना आम्हाला तेथील अनाज म्हणजे मुंगाची डाळ आणि हरभऱ्याचे धान्य हे प्रत्यक्षात निकृष्ट दर्जाचे दिसून आले आणि आम्ही संबंधित जे पुरवठा अधिकारी असतो त्याला त्याची कल्पना दिली आणि मंडळ अधिकारी यांना सांगितलं, शाळेचे जी कमिटी असते त्यांना पण तिथे प्रचालन केलं आणि हे जे निकृष्ट दर्जाचे अन्न शिजवलं होतं, खिचडी शिजवली होती, ते प्रत्यक्षात वाटप बंद केला आणि पुढील वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे त्याची रीतसर आम्ही तक्रार करणार आहे आणि याच्या पुढे अगर कधी असं आढळून आलंच तर आम्ही शिवसेनाच्या स्टाईलने आंदोलन करण्यात येईल। जेबीएम इंडिया न्यूज में लेते एक छोटा सा ब्रेक। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepailshospital.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुंबई के जय वकील फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर, बीजे वाडिया चिल्ड्रंस हॉस्पिटल व नांदेड़ राजस्थानी एजुकेशन सोसाइटी लायंस क्लब मिड टाउन की ओर से नांदेड़ के मालपानी मतिमंद विद्यालय में 22 से 24 सितंबर इस दौरान 18 साल तक के छात्राओं के लिए मेंदु विकार व उपचार शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में मुंबई के मस्तिष्क रोग तज्ञ डॉक्टर अनिता हेगड़े सहित 35 डॉक्टरों की टीम मुफ्त सेवा दे रही है। शिविर का लाभ लेने विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक तथा अन्य राज्य से छात्र और उनके परिजन आए हैं, ऐसी जानकारी संयोजक ने दी।
नर्स हूँ, मैं बॉम्बे से आई हूँ। मैं एक पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ। ये जो शिविर हम इतने सालों से आ रहे हैं, इसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल कैम्प, जो हर बच्चे अलग अलग न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे ऑटिज़म है, सीपी है, कोई जेनेटिक सिंड्रोम से, ऐसे सब बच्चे यहाँ आते हैं। इसकी पूरी तपास होती है, काफ़ी टीम आती है, न्यूरोलॉजिस्ट है, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, पीडियाट्रिक है, फिजिकल थेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, न्यूट्रिशनिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है। यहाँ दवाइयाँ पूरी दी जाती है, ये सब चीज़ें बताई जाती है। आज का पहला दिन है तो शिविर को प्रतिशत कैसा मिला है? आज के पहले दिन में बहुत सारे प्रतिशत अच्छा मिला है। 300 नए पेशेंट्स आए हुए हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे आप? यही करेंगे कि अर्ली करो काम, आओ, कसरत करो, दवाइयाँ लो बराबर, तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। मेंदू से रिलेटेड ये शिविर है। मेंदूचे विकार व निदान व उपचार शिविर। जो बच्चे दिमागी तौर से कमज़ोर है, जिनको फिट्स आती है या चलते टाइम जिनका बैलेंस कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, ऐसे दिमागी तौर से कमज़ोर बच्चों के लिए ये कैंप आज पहला दिन चालू हुआ है। ये कैंप 3 दिन चलने वाला है। 22, 23 और 24 तारीख को ये कैंप यहाँ पर होने जा रहा है। पूरे महाराष्ट्र से तो कई ज़िलों से यहाँ पर ये पेशेंट्स पिछले 12 सालों से आते हैं। विदर्भा से बहुत सारे पेशेंट्स हैं, पश्चिम महाराष्ट्र से बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, और जो अपने महाराष्ट्र स्टेट को लग के जो बाकी के अदर स्टेट है, जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, यहाँ से भी काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं। और इस कैंप के लिए बम्बई के 30 से 35 डॉक्टर यहाँ पर आए हुए हैं और सभी मरीज़ों का इलाज यहाँ पर होता है। उसके साथ में रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशंस है, जैसे कि MRI हुआ, CT स्कैन हुआ, एक्सरे हुआ, पैथोलॉजिकल टेस्ट है, EEG है, ECG है, या अदर भी रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशंस है, यहाँ पर पूरी तरह से मुफ्त की जाती है। और पेशेंट्स के लिए यहाँ पर जो मेडिसिन्स है वो भी फ्री में दिया जाता है। तो मैं इस माध्यम से आह्वान करूँगा सभी लोगों से कि दिमागी तौर से जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो अपने इलाके में हो, अपने शहर में हो, अपने गांव में हो, अपने ज़िले में हो, अपने स्टेट में हो, इस कैंप के बारे में उन तक ये मालूमात ज़रूर पहुंचाइए। और सबसे आह्वान करना चाहूँगा कि इन 3 दिन का ये शिविर में आप इसका लाभ ज़रूर उठाएं। देश भर और खास तौर पर महाराष्ट्र में मीडिया के माध्यम से सामने लाया गया है कि टेरर फंडिंग के नाम पर एक ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं को उठाया गया। इसीलिए मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों के खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी ने सख्त ऐतराज जताया है। पहले गिरफ्तार नौजवानों के खिलाफ सबूत सामने लाए, वरना इसे भाजपा की मुस्लिम विरोधी अजेंडा माना जाएगा। बिना सबूत के किसी समाज को टारगेट करोगे तो जनतांत्रिक तरीके से विरोध होगा। ऐसी बात वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रवक्ता फारूक अहमद ने कही। देश भर में और महाराष्ट्र में खासतौर से जो मीडिया के माध्यम से सामने लाया गया है कि टेरर फंडिंग के नाम पर एक ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं को उठाया गया। पहली बात तो जांच एजेंसियों को कोई भी मामले में जांच करने के पूरे अधिकार है। सबसे महत्वपूर्ण होता है देश की सुरक्षा, और देश की सुरक्षा से कोई कॉम्प्रोमाइज या समझौता नहीं होना चाहिए, ये विचार को हम मानते हैं। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि आप मीडिया के जरिए जो चित्र निर्माण कर रहे हैं उसके अंदर वास्तव क्या है। आपने जो आज रेड किए हैं, आपने जो धाड़ डाले हैं, इनमें आपके हाथ को क्या लगा हुआ है? आपको कौन कौन से सबूत मिले हैं? क्या फंडिंग मिली है आपको, या फंडिंग के क्या दस्तावेज मिले हैं, क्या कागज पत्र मिले हैं, क्या डॉक्यूमेंट मिले हैं, कौन सा कैश मिला है, या उनके पास में ऐसी कौन सी चीजें आपको प्राप्त हुई है? अगर वो प्राप्त हुई है तो आपने अदालत के सामने रखी है कि नहीं रखी है? ये सारा मामला जो है ये जांच एजेंसियों को सामने लाना होगा, वरना वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने ऑलरेडी ये भूमिका ली है कि अगर ये जांच एजेंसियां ये सारी मामलात को पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने नहीं ला रही है तो ये मान लिया जाएगा
कि बीजेपी जो एक एजेंडा लेके चलती है मुस्लिम समाज का सामाजिक चरित्र बिगाड़ने का, मुस्लिम समाज को टारगेट करने का, और खास तौर से जब तक ये केंद्र की मोदी सरकार हुकूमत में आई है तब से ये मुस्लिम संस्था और संगठनों को बार बार टारगेट करती आई है। इन 8 सालों के अंदर कई बार PFI नाम की संगठन का नाम लिया गया, सैकड़ों लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन अदालतों में वो सारे लोग, लगभग लोग उनमें के 80% लोग हैं, बाइज्जत बरी हो गए, छूट गए, क्योंकि वो आरोप साबित नहीं कर पाए। इसलिए किसी संगठन से जुड़े रहना ये कोई जुर्म नहीं हो सकता है। और आज देश में भी और महाराष्ट्र में भी PFI नाम के संगठन के ऊपर कोई प्रतिबंध लगानी है, कोई बैन लगावानी है। अगर आज सरकार ने उन संगठन को बैन नहीं किया है तो उन संगठनों में काम करना ये जुर्म कैसे हो सकता है। इसीलिए आज यहाँ पर जो भी ये मामला चल रहे हैं, ये मामला के अंदर देशवासियों को गुमराह किया जा रहा है। इनको टेरर फंडिंग नाम का एक खौफजदा शब्द बताकर आम समाज को ये बताया जा रहा है कि कोई टेरर एक्टिविटी पे हम काम कर रहे हैं, जबकि हकीकत में ये इससे उल्टा है और ये सिर्फ अपना मुस्लिम नफरत का एजेंडा फैलाकर देश के अंदर एक असुरक्षितता की भावना, इनसिक्योरिटी की भावना पैदा करने की साजिश है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आगामी लोकसभा चुनाव में बदलाव के लिए बारामती में घरानेशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ तुरई फूंकने का ऐलान किया है। इसी बीच यह प्रदर्शित करने के लिए कि वह बारामतीकरों के साथ संवाद करने में सफल रहे, उन्होंने सार्वजनिक रूप से दर्शकों से पूछा, क्या आप समझते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ? लोगों ने भी हाँ का जवाब देने के बाद उन्होंने उनसे दोनों हाथ ऊपर उठाने का आग्रह किया। आपकी आवाज़ दिल्ली तक पहुँचनी चाहिए। उसके बाद प्रतिभागियों ने दोनों हाथ उठाकर कहा कि वे आपकी भाषा समझते हैं। माना जाता है कि इस तरह से सीतारामन ने वरिष्ठ नेता शरद पवार की आलोचना की है। 100 के 100 मार्क दे सकते हैं। इससे परिवारवाद से बाय भतीजावाद से करप्शन। क्यों करप्शन? कितने मंत्रीगण गए और कितने उनके सदस्यगण, नेतृगण गए जेल में? आज भी जेल में कितने लोग हैं भाई? भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ऐसे नहीं है। हम ये सब याद रखना चाहिए। जनता के पास जाकर बोलना भी चाहिए। बोलना चाहिए कि नहीं? महाराष्ट्र में थोड़ा अच्छा पोलाइट लोग हैं, प्रश्न पूछने में हल्का सा आवाज में हाँ करना चाहिए बोलते हैं। दिल्ली में सुनना चाहिए भाई। हम इस करप्शन को और परिवारवाद को जाकर के जनता में बोलना चाहिए, उजागर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बीजेपी का बारामती के यूनिट में यही चाहती हूं और जोरदार बात करिए। आपके सामने ऐसे विषय है, लिस्ट बना लो, जिनको नहीं मिला उन सबको हम वो स्कीम पहुंचाने के लिए काम करना चाहिए। इसके अलावा घोर सत्य जो है, परिवारवाद, करप्शन, बाय भतीजेवाद और उससे निकलते हुए हमारे जो भी चुने हुए नेतागण हैं, उनके प्रांत में जो डेवलपमेंट नहीं होता, इन सब को उजागर करो जनता के सामने। मैं आज आपके सामने बात करने के लिए मौका दिया बारामती के पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए आप सबको, श्रद्धा से इसको कवर करने वाले मीडिया को और जो बाहर सड़क पर खड़े हुए हमारे बारामती के नागरिक, आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। बुलढाणा जिले के खामगांव तहसील में टेंभुर्णा और आवार गांव के बीच में खामगांव मेहरकर हाईवे पर प्रकृति के पर्व पर 5 एकड़ जमीन पर भदंत राज ज्योति भंते रेवत इनके मार्गदर्शन में तपोवन बुद्ध विहार की निर्मिति, ध्यान साधना विपश्यना केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। 27 सितंबर से 29 सितंबर तक 3 दिवसीय ध्यान साधना शिविर का आयोजन किया गया है। इस पूरे कार्य के बारे में बुलढाणा जिले से हमारे संवाददाता गजेंद्र गवे ने जायजा लिया। इस कार्य में सहयोग करने और दान करने की अपील भिक्खू संघ उपासक भास्कर गवई, गजानन गवई, बालू मोरे ने की है। जे काही समजा धार्मिक कार्यक्रम होतील ते या पहाडीवर होणार आहे, तरी सर्वांनी इथं येऊन या बुद्ध मूर्तीचे दर्शन घ्यावे
आणि या धम्मकार्याला भरपूर चालना द्यावी ही सर्वांना माझी बनते रेवत यांच्या सर्वांना हे आग्रहाची विनंती आहे. अच्छा. जे बुद्धाने शिकवलेली विद्या आहे शील समाधी प्रज्ञा. अच्छा. म्हणजे या विद्येतून काही लोक मुक्त आले तुका बिलकुल. ते आम्हाला ते बशार केंद्र म्हणतात. अच्छा. बुद्धमय परिसर टेकडी खूप रम्य असं वातावरण इथं बघायला मिळते. या बुद्ध टेकडीवरती आल्यानंतर बुद्धाचं दर्शन घेताना या निसर्गरम्य वातावरणामध्ये या दोन गावाच्या मध्ये गावकऱ्यांनी खूप मोठं सहकार्य केले आणि या धम्म कार्याला खूप मोठी गती मिळावी या लोकांच्या या धम्म कार्याला माझा. मी बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये राहतो आणि इथं पूजनीय भंते रेवत यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक भव्यदिव्य या ठिकाणी विषपाना केंद्र त्याचप्रमाणे भव्यदिव्य मूर्तीचं स्थापना भंतेजींनी केलेली आहे आणि येणाऱ्या 3 तारखेला इथं अजून मूर्ती भंतेजी बोलावत आहेत. त्यासाठी मी या ठिकाणी भंतेजीच्या जे माझ्या परीने होईल ते सहकार्य या ठिकाणी करतो. आज के लिए बस इतना ही. देखते रहिए जय भीम इंडिया न्यूज़.